आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट के केमिस्ट्री की क्लास में आज हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट। तो आज हेडिंग होगा मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम हिंदी में द्रवणांक कह सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और जब तक कि पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे तो द्रवणांक क्या है या मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। हिमांक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है वो हिमांक कहलाता है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ की द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक अथवा मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं और जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, ढलवा लोहा आदि। यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत यह है कि जिन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं उनके आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा आदि। लेकिन उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता, जैसे कि बर्फ और ढलवा लोहा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, विष में पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी ये सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण घात ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर लगा करके बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। अर्थात मिश्र धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता। हिमकारी मिश्रण। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे कि जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ पिघलेगी, परंतु गलने पर द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे कि जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है, जैसे कि घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस
प्राप्त होता है। वाष्पीकरण क्या है? द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया जो है ये वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण ये दो प्रकार से होती है, एक वाष्पन के द्वारा, एक क्वथन के द्वारा। अर्थात द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। दूसरा है द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस है, इसको समझेंगे दोबारा कि वाष्पन की क्रिया किन बातों पर निर्भर करती है। तो वाष्पन की जो क्रिया है क्वथनांक का कम होना, तो इस पर निर्भर करती है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन भी अधिक होगा और द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा और द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प द्रव जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। क्वथनांक अथवा बॉइलिंग पॉइंट दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल करके द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ाने से बढ़ेगा, और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना। परमाणु क्या है अथवा एटम्स। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अर्थात परमाणु क्या है? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। अणु क्या है अथवा मॉलिक्यूल। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाते हैं। अणु क्या है? ये तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु क्या है? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु भार क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो यही प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 की परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है।
मतलब कि किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान में कितना गुना भारी है। अणु भार क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा क्या होता है? एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान क्या है? मोल का मान 6.022 × 10⁻23 है और कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु है। 6.022 × 10⁻23 को आवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर के बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और इसका द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। द्रव्यमान दशमलव में देख सकते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे जे थॉमसन थे। तो खोजकर्ता आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन दृढ़ आवेशित होता है, लेकिन इसके खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन ये धन आवेशित होता है और ये गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इसकी खोज चैडविक ने किया था 1932 में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि में। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली के द्वारा किया गया। पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसान का नाम रखा गया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसान नाम रखा गया। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने 1930 में किया। इसमें प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली परत पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार क्या है आइए जानते हैं। परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड के नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है में तेजी से घूमता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा अथवा ऑर्बिट कहते हैं के चारों ओर
कक्षा कहा जाता है में तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण कर स्थित वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल का दोष। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की यथार्थ की व्याख्या नहीं कर पाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की यथार्थ की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता, अर्थात इससे ये पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान हैं और इनकी ऊर्जा क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर्स। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, अर्थात परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। वही द्रव्यमान संख्या जो होगी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन के ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये 4 क्वांटम संख्याएं मुख्य हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जैसे कि n है, यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है और इसका मान 1, 2, 3 ... आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है और इसे n² के द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। द्विअंशी क्वांटम संख्या अर्थात इसे यल यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करता है। यल का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। यल का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान जो होता है ये n-1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे यम से निरूपित किया जाता है, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है और किसी यल के लिए यम का मान यल प्लस से लेकर के -यल तक होता है। शून्य सहित चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? 1925 में जॉर्ज ओहेलेनबैक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या यम के लिए चक्रण क्वांटम संख्या यस का मान +1/2 और -1/2 होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। पाउली का अपवर्जन नियम 1925 में मतलब इनके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि इलेक्ट्रॉन के n, यल और m के मान एक ही हैं तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्रायः अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अफबाउ नियम। इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। यस, फिर SP, SP, ये ऊर्जा बढ़ने का क्रम दिखाया गया है। समस्थानिक क्या हैं? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जैसे 1H1, 1S2 तथा 1S3 समस्थानिक हैं। रासायनिक अपक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। समस्थानिक क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान, अर्थात इनकी जो परमाणु क्रमांक होगी वो समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान ये भिन्न होगा, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्यों उनका उपयोग, जिससे कि यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 16 का है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि में और फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में, फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है और सोडियम कोबाल्ट 60 का है ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग करते हैं। लोहा 59 अरक्तता का रोग का पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 34 जो है ये चट्टान की आयु का पता या ज्ञात करने के लिए, और सोडियम 24 से रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 है ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि में, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में और लोहा 59 अरक्तता का रोग पता करने में। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक क्या होते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक की परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, जैसे 18 AR40 और 19 K40 और 20 CA40 ये समभारिक होते हैं। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान जो होगा समान होगा और इसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। सम न्यूट्रॉनिक क्या हैं? जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे 1S3 और 2He4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे Na, Na+, Mg+ और एल्युमिनियम के पास, मतलब कि एल्युमिनियम 3+ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। गैसों का आचरण क्या है? बाउल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाउल का नियम ये था कि स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप जो है ये T273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप जो होते हैं ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं।
परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 को परम शून्य ताप कहा जाता है। इस ताप का सभी गैसों के आयतन शून्य हो जाता है। आवोगाड्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। सामान्य ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻³ अणु होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। PV बराबर N/RT, जहाँ R एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV बराबर RT N बराबर है 1 मोल गैस के लिए होता है। गैसों का विसरण, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। गैसों का विसरण क्या है? घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का गैसीय विसरण नियम नियत ताप और दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उसके घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अर्थात R1/R2 बराबर होगा √D2/D1 अथवा √M2/M1। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? 19वीं सदी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने सन 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, मेंडलीव के अनुसार जो था उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। तो इनकी विशेषता ये थी कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम था ये तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव के अनुसार था। आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार था। कि इन्होंने कहा था कि तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है ये उनकी परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। और मेंडलीव के द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी थी इसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त था। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त कुछ बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, हाइड्रोजन को 4 धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। मतलब कि हाइड्रोजन को 4 धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कि कॉपर और Hg को और Ag और Ti को एक साथ, Au और Pt को एक साथ और Ba और Pb को एक साथ रखा गया। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा गया, क्योंकि इनका जो परमाणु भार है 126.92, 26.92 और 127.61 टेलुरियम का है, तो इनको बाद में रखा गया।
समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डाबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनकी वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डाबेराइनर के त्रिक इन्होंने 1817 में जर्मन रसायनज्ञ उल्फगांग डाबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56 तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व भी आए। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी ये मोशले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने बताया कि उनके तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। परमाणु आकार बढ़ता है यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, और वही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये आवर्त घटेगा। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता वही अगर बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा है, ये ऊपर से नीचे आने पर घटती है, वही बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, वही बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, वही वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9। वर्ग 1 से लेकर के 8 तक 2 उपवर्ग ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुछ वर्ग की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक को लैंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूप से प्रयुक्त होता है।
मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, मलेशिया का स्थान आता है। आयनन विभव क्या है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी तत्व की परमाणु की वो क्षमता जिससे वो साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन के बारे में हम अगले क्लास से समझेंगे और जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।